गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज के अपने इस क्लास में डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और स्टूडेंट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो पीछे हमने 10 वीडियोस डाल दिए डिटरमिनेंट से रिलेटेड, वो सारी वीडियोस आपने कंप्लीट की होंगी और मॉड्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप सोल्व कर रहे होंगे। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे सोल्व कर रहे होंगे। और जो भी डाउट आता है वो आप इंडिविजुअली मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, नो डाउट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि डिफरेंशिएशन है, किसी डिटरमिनेंट का कैसे सोल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं वो बताता हूँ, फिर उसका प्रूफ भी बताएंगे कि वो रिजल्ट आया तो आया कैसे। ठीक है, तो और ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा सा क्लास 11th में भी वैसे लिमिट के चैप्टर में लिमिट एंड डेरिवेटिव होता है थोड़ा बहुत, तो वहां से आपने थोड़ा बहुत तो सीखा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, कहा गया है कि एक बार में एक रो या एक कॉलम को डिफरेंशिएट करें बाय कीपिंग अदर। इसका मीनिंग नहीं समझ पाए होंगे आप। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपके पास डेल कुछ इस तरीके से दे रखा है x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 और z3, और ये सारे फंक्शन जैसे y1 और z1 भी है, उसमें भी फंक्शन x का है, x1 भी x का फंक्शन है, तो इसलिए हमने इसको डेल ना लिख के डेल ऑफ x लिख लिया। अब आपको करना है इसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव आपको ये पता होना चाहिए, डेरिवेटिव को डैश से भी डिनोट करते हैं और इस तरीके से भी लिख सकता हूं d/dx, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूं वो यहां पर, मतलब ये सिंबल और ये सिंबल दोनों सिंबल सेम है। तो स्टूडेंट, मैंने इसको इस तरीके से लिखा, ये किसके इक्वल होगा। अब इसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। एक बार में एक रो या एक कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें कहा गया है कि और बाकी दो को सेम रखें, अदर सेम, मतलब अगर रो वाइज आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक रो का पहले डिफरेंशिएशन कर दो। इसका मतलब x1 का डैश कर दिया, y1 का डैश कर दिया और z1 का डैश, और इन्होंने कहा है बाकी कीपिंग अदर सेम, इनको सेम कर दिया। ध्यान से देखना स्टूडेंट और अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहले रो का डिफरेंशिएशन कर दिया, बाकी दो को सेम रख दिया, फिर प्लस। अब पहले का क्या है, अब हम दूसरी का करेंगे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड दोनों सेम रखेंगे। तो पहला सेम, सेकंड का डेरिवेटिव कर दिया है हमने, x2 डैश y2 डैश और z2 डैश, और थर्ड भी सेम कर दिए, x3 y3 और z। गॉट इट स्टूडेंट। सेम तरीके से हमने कहा फर्स्ट रो का हो चुका, सेकंड रो का हो चुका, अब थर्ड रो का थर्ड रो का डिफरेंशिएट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड तो सेम कर देते हैं, ये लो। अब थर्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x3 डैश y3 डैश और z3 डैश। गॉट इट स्टूडेंट। ये हमने क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव। मतलब किसी डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, अगर रो वाइज कर रहे हैं तो पहले फर्स्ट रो का, दूसरे डिटरमिनेंट में सेकंड रो का, तीसरे डिटरमिनेंट में थर्ड रो का, अगर 3/3 का है तो। अच्छा, ये बात भी ध्यान रखें, डिफरेंशिएशन किसी अगर डिटरमिनेंट का कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट में आप ये ध्यान रखेंगे, पहले रो वाइज कर रहे हैं तो रो फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट रो का इसमें करो, पहले सेकंड का कर दिया, बाद में थर्ड का कर दिया, बाद में फर्स्ट का कर दिया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ गए। लेकिन ये नहीं करना है, ये बात ध्यान रखेंगे कि एक तो रो का कर दिया, दूसरे में एक कॉलम का कर दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता। रो वाइज कर रहे हो तो पैटर्न उठा लो, फर्स्ट रो का, इसमें सेकंड रो का किया, इसमें थर्ड रो का। 3x3 का है तो 3 डिटरमिनेंट के सम में लिखा जाएगा, 4x4 का है तो 4 में, 2x2 का है तो 2 में। अब कोई कहेगा सर मैं तो रो वाइज नहीं करना चाहता, तो हमने ब्रैकेट में कॉलम भी लिखा है, मतलब यही डिटरमिनेंट है। अगर इसका डेरिवेटिव मैं कॉलम वाइज करना चाहूं तो करूंगा कैसे, तो ये देख लो भाई, डेट डैश x दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना स्टूडेंट। अब कॉलम वाइज कर रहे हैं, x1 डैश x2 डैश और x3 डैश। अब y1 y2 y3 z1
Z2 और Z3, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड करेंगे प्लस x1, यहां पर x2, यहां x3, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, y1 डैश z1 डैश, सॉरी x1 डैश, ये गलती लिख दिया स्टूडेंट, यहां पर आएगा y1 डैश, y2 डैश और y3 डैश, यहां z1, यहां z2 और यहां z2। सेम तरीके से प्लस डिटरमिनेंट, यहां x1, यहां x2, यहां x3, यहां y1, यहां y2, यहां y3, यहां z1 डैश, z2 डैश और z3 डैश। स्टूडेंट आप सभी को अच्छे से पता होगा डैश का मतलब इसका होता है डिफरेंशिएशन। अब देखो इसमें मैंने फर्स्ट कॉलम का किया, इसमें सेकंड कॉलम का, इसमें थर्ड कॉलम का कंप्लीट। गुड स्टूडेंट, मैं ये समझता हूं आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई है। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखते हैं। डिटरमिनेंट है del ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना स्टूडेंट, मान लो x स्क्वायर 3x sin x cos x minus 2x 5 3x क्यूब 7x स्क्वायर, ये हमारे पास डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब आपको पूछा गया है फाइंड del डैश ऑफ 0, इसके बारे में पूछा है, मतलब आप ये समझ लो del डैश x पूछा है। अगर यहां पर 0 है तो डेरिवेटिव करने के बाद x की जगह क्या रख देंगे, 0। स्टार्ट करते हैं। del डैश x दैट इज इक्वल्स टू, हम रो वाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव कर रहे हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट 2x, 3x का मैंने 3 कर दिया, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, डिटरमिनेंट cos x ये एज इट इज सारे, क्योंकि फर्स्ट रो का हम कर चुके। अब जो सेकंड रो और थर्ड रो का होगा उसके लिए डिटरमिनेंट दोबारा से लिखना पड़ेगा, प्लस डिटरमिनेंट ये फर्स्ट एज इट इज, ये एज इट इज, sin x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे cos का माइनस का sin x, माइनस 2x का माइनस 2, 5 का 0, डिटरमिनेंट यहां पर 3 एज इट इज, x क्यूब एज इट इज, 7x स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट यही गलती करेंगे, इसका भी डेरिवेटिव कर दिया, इसका भी कर दिया, इसका भी कर दिया, एक ही डिटरमिनेंट में खत्म। नहीं, मैंने फर्स्ट रो का क्या है, अब मैंने सेकंड रो का cos का माइनस sin x, माइनस 2x का माइनस 2, कांस्टेंट का 0, प्लस अब लास्ट रो। अब स्टूडेंट थर्ड का करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड एज इट इज, x स्क्वायर 3x sin x, यहां से cos x, यहां माइनस का 2x, यहां 5, यहां 0, यहां 3x स्क्वायर और यहां 14x। व्हाट इज स्टूडेंट, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं। गॉट इट। अब देखो स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करके दिखाते हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो डिफरेंशिएशन यही आएगा। अब ये प्रूफ करवाने आ जाए। अच्छा, कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं सर इतना क्यों करें, हम इसको सोल्व कर लेते हैं, मतलब इसको पहले सोल्व कर लेते हैं फिर उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। ये भी ठीक है, ये पैटर्न भी ठीक है भाई, आप इसको सोल्व कर लो फिर उसका डेरिवेटिव कर लो, लेकिन काफी बार सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, उस टाइप के हम क्वेश्चन आपको बताएंगे क्लास में। अब देखो स्टूडेंट, इसका प्रूफ करते हैं कि किस तरीके से ये आया। तो हम इसको हटा देते हैं, इसको एज इट इज रख लेते हैं ताकि आपको वेरीफाई हो जाए कि हाँ यही चाहिए था हमें। अब सुनो, इसको हटा देते हैं, ये समझ आ गया होगा। अच्छा, बोर्ड सोल्व करने के बाद उसको आपको कैलकुलेट भी करना है। मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया, उसको कैलकुलेट भी करना है, ठीक है, तभी ये क्वेश्चन जाके कंप्लीट होगा। अब स्टूडेंट इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए मैं क्या करता हूं, पहले इसको सोल्व कर लेता हूं। सोल्व करने के लिए x1, और फिर मैं दिखाऊंगा कि इसी को सोल्व करने के बाद इसको मैंने इस तरीके से एक्सप्रेस किया। तो ये होता क्या है, ध्यान से देखना। x1 ये गया y2,
Z3 माइनस Y3 और Z2 माइनस Y1 इंटू ये गया X2 Z3 माइनस X3 Z2 प्लस Z1 इंटू ये गया X2 Y3 माइनस X2 Y3 ये गया X2 Y3 माइनस X3 और Y2 ये हमारे पास इसका क्या है डिटरमिनेंट। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, पहले इसको मैं डायरेक्टली यहां पर लिख रहा हूं डेल ऑफ x किसके इक्वल आया, तो प्लस वाली चीजें सभी इकट्ठी लिखना, ध्यान से देखना। ये अंदर मल्टीप्लाई प्लस वाली छोड़ो, कंप्लीट लिख रहा हूं x1 y2 z3 माइनस x1 y3 और z2। एक तो ये आ गया प्लस इस सॉरी माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो माइनस y1 x2 z3 प्लस y1 x3 और z2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई किया z1 x2 और y3 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं प्लस z1 x3 और y2। ये हमारे पास स्टूडेंट इसका क्या है डिटरमिनेंट। एक बार चेक कर लेता हूं बोर्ड पे पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या करना है इसका डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए तीन टर्म्स का अगर मल्टीप्लाई दे रखा हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। तो हिंट के तौर पे मैं यहां पर लिख देता हूं कि भाई अगर मान लो एक u है, एक v है और w है, तीनों फंक्शन x के हैं और इन तीनों का क्या करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव करने के लिए पहले का डेरिवेटिव कर दो और दो एज इट इज, पहला का जिस तरीके से इसमें करना है, प्लस पहला एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, तीसरा एज इट इज, मतलब एक एक करके पहले इसका किया फिर इसका किया, अब तीसरे का कर देंगे, मतलब u भी एज इट इज, v भी एज इट इज और w का डेरिवेटिव। ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है तीन फंक्शंस का। अब हम क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। डेल डैश x दैट इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x1 का डेरिवेटिव क्या x1 डैश और y2 और z3 एज इट इज। अब इसके तीनों डेरिवेटिव मैं नीचे लिख रहा हूं, इसका डेरिवेटिव सेक इसका कर दिया, अब इसका करेंगे तो x1 y2 डैश और z3 और यहां पर x1 y2 और z3 डैश, ये बीच में प्लस सिंबल आएगा, ये मैंने लगा दिया। गॉट इट स्टूडेंट, मैंने इस टर्म का डेरिवेटिव किया है जो नीचे की तरफ लिख दिया है। अब इसका माइनस है, सभी में माइनस तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो माइनस मल्टीप्लाई होगा। x1 का कर दिया, फिर y3 का कर दिया, फिर हमने क्या किया z2 का कर दिया। इतना ठीक है मेरे हिसाब से स्टूडेंट। अच्छा इसका करते हैं माइनस y1 का कर दिया डेरिवेटिव, अब x2 का करेंगे, y1 का एज इट इज हो जाएगा, x2 का कर दिया, अब हमें पता है x2 भी एज इट इज z3 का कर दिया। अब स्टूडेंट ध्यान से देखते जाओ, ऐसे ही बाकी टर्म्स का भी हम डेरिवेटिव करेंगे। इतना मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब आप कहोगे सर इससे हम ये कैसे बताएंगे, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, मैंने ये जो डिटरमिनेंट है इसको हमने लिखा है इस तरीके से, ध्यान से देखो इसी तरीके से लिखा है। अब ध्यान से देखो इसमें x1 को मैंने किससे रिप्लेस किया है x1 डैश से, ध्यान से देखना x1 डैश ये दोनों एज इट इज, यहां पर x1 डैश ये दोनों एज इट इज, यहां पर सॉरी स्टूडेंट यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक मेरे को लग रहा है, x1 डैश ठीक है, x1 ठीक है y1 डैश बाकी एज इट इज, यहां पर भी मैंने y1 डैश लिखना है और x3 z2 एज इट इज, क्योंकि हम पहले टर्म का डेरिवेटिव इस ऊपर वाली रो में लिख रहे हैं, सेकंड टर्म का सेकंड वाले रो में लिख रहे हैं और थर्ड टर्म का थर्ड वाले। ध्यान से देखना मैंने डेल x और डेल डैश x की पहले इस
इस लाइन में इसमें क्या चेंज किया है, पहले टर्म्स का क्या कर दिया, डेरिवेटिव। और पहले टर्म क्या है, एक x1 है, दोनों जगह डेरिवेटिव है, y1 है, दोनों जगह डेरिवेटिव है, z1 है, दोनों जगह डेरिवेटिव है। अब x1 y1 z1, अगर मैं यहाँ पर x1 डैश y1 डैश और z1 डैश लिख दूं तो क्या पहली लाइन आएगी कि नहीं आएगी स्टूडेंट? तो पहले वाले लाइन से हमें मिला भाई x1 को x1 डैश से, y1 को y1 डैश से, z1 को z1 डैश से, बाकी टर्म्स एज इट इज, मतलब यहाँ पर x1 डैश y1 डैश z1 डैश आया और बाकी दोनों रो एज इट इज। मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ये लिख दिया x2 y2 z2 x3 y3 और z, ये लिख दिया। अब प्लस, क्योंकि बीच में प्लस ही चल रहा है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब मैंने क्या किया है, सेकंड टर्म का डेरिवेटिव कर रखा है इसमें, y2 का क्या, y3 का क्या, यहां पर x2 का क्या, x3 का क्या, यहां कुछ गड़बड़ कर दिया स्टूडेंट, ध्यान से देखो, x2 y2 मेरे को करना था x2 y2 और z2 का। अच्छा, छोटी सी मिस्टेक की है स्टूडेंट हमने। क्या करते हैं, ये जो z2 वाला है इसको हम इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, ये यहां लिख दिया, ये यहां लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर यहां पर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, y2 का हो रहा है, z2 का हो रहा है और x2 का हो रहा है। इसी तरीके से ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पर x2 को x2 डैश से, y2 को y2 डैश से, z2 को z2 डैश से रिप्लेस करूं तो क्या ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू ये पूरा है, इसको मैं रिप्लेस करने के बाद किससे, x2 को x2 डैश से, y2 को y2 डैश से, क्या यही लाइन बनेगी? और यही लाइन बनेगी तो हमने इस डिटरमिनेंट को लिखा है x1 y1 z1 एज इट इज रखे, x2 को मैंने x2 डैश से, y2 को मैंने y2 डैश से, z2 को मैंने z2 डैश से और x3 y3 z3 एज इट इज। ध्यान से देखो बात समझ में आई? सेम इसी तरीके से ध्यान से देखो, यहाँ z3 डैश, यहाँ y3 डैश, यहाँ z3 डैश, आगे x3 डैश भी आएगा। मतलब ये जो लाइन है ना, इसमें मैंने रिप्लेस किया है x3 को x3 डैश से, y3 को y3 डैश से, z3 को और z3 डैश से। मतलब ये जो आया वो सेकंड लाइन से और ये जो आ रहा है वो थर्ड लाइन से। मतलब x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 और z2। इतना समझ आया स्टूडेंट? आया कि नहीं? अब एक बार चेक करो, क्या यही डिटरमिनेंट ये लिखा है फर्स्ट रो का, सेकंड रो का, थर्ड रो का। इसमें फर्स्ट रो का डिटरमिनेंट, सॉरी डिफरेंशिएशन, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन और थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। तो ये इसका प्रूफ था। प्रूफ पे ज्यादा ना दिमाग लगा के आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन हम करते कैसे। शॉर्टकट ये इस तरीके से आपको u into v into w का रूल अगर नहीं पता तो मैंने लिख भी दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, फिर हम कोई py को अगर आया हुआ होगा तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये अपना एक सिंपल सा एग्जांपल है। फंक्शन दे रखा है जो कि डिटरमिनेंट की फॉर्म में है। फंक्शन के डेरिवेटिव की π/2 पे वैल्यू पूछी आपसे, तो स्टार्ट करते हैं। हमें अच्छे से पता है फंक्शन डिटरमिनेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो रो वाइज या कॉलम वाइज किसी के भी अलाउ कर सकते हैं। फर्स्ट रो को उठाया, उसका डेरिवेटिव। अब आपको याद होना चाहिए cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, sin x का होता है cos x और cos x का आपको अभी अभी बताया माइनस का sin x। ये तो डेरिवेटिव हो गया फर्स्ट। अब ये दोनों एज इट इज लिख दो एक बार, तो ये हमने दोनों एज इट इज लिखे, cos 3x sin 3x और 3 टाइम्स cos 3x, ये लिखा। प्लस अब करेंगे फर्स्ट रो का कर चुके, अब सेकंड रो पे चलेंगे, इसलिए फर्स्ट रो और थर्ड रो पहले ही हम एज इट इज लिख देते हैं। ये दोनों एज इट इज। अब देखो cos 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, d by dx of cos 2x। तो सबसे पहले cos का cos होता है माइनस का sin एंगल एज इट इज। अब
2x का भी डेरिवेटिव करना होता है, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, तो ये 2 यहां पर आ जाएगा। मतलब इसका जो डेरिवेटिव होता है -2 टाइम्स sin 2x। अब sin का होता है cos 2x, लेकिन 2x का 2 यहां पर आ जाएगा। यहां पर भी माइनस का मैं लिख देता हूं 4, क्योंकि 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, sin 2x। इसी तरीके से आगे भी कर सकते हैं, आगे लिखेंगे प्लस, दूसरी रो का हो चुका, अब थर्ड रो पे बात करेंगे, इसलिए फर्स्ट और सेकंड एज इट इज लिख देते हैं। यहां पर cos 2x है, यहां sin 2x है, और यहां 2 टाइम्स cos 2x है। अब आ जाओ, cos का माइनस साइन और 3 टाइम्स लिख दिया क्योंकि 3x दे रखा है, sin का 3 टाइम्स cos 3x, और इसका माइनस का 6 टाइम्स cos, उसने sin, माइनस का 6 टाइम्स sin और 3 टाइम्स, ये आ जाएगा आपके पास। देख लो स्टूडेंट, मेरे हिसाब से यही है, यहां पर 3 लिख दिया, एकदम ठीक है। अब मेरे को बताओ, हमारा डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव की वैल्यू π/2 पे पूछिए, π/2 रख दिए, π/2। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, sin π/2 1 होता है, मतलब ये वैल्यू आ गई -1, ये 0 होता है, ये 1, ये -1, व्हाट इट इज। अब यहां पर cos पाई पे वैल्यू देता है -1, ये लिख दिया, sin पाई, क्योंकि π/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद sin पाई 0 होता है। यहां पर ध्यान से देखोगे तो cos पाई -1, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। यहां पर ध्यान से देखना स्टूडेंट, cos 3π/2, π/2 पे 0 तो 3π/2 पे भी 0। यहां पर sin 3π/2 -1, ये आ जाओ, ये 0 आएगा, इतना हो गया स्टूडेंट, प्लस डिटरमिनेंट दूसरे में π/2 यहां रखोगे 0, यहां रखोगे 1, यहां रखोगे 0, यहां रखोगे पाई आएगा, sin पाई पे 0, cos पाई -1, -2 आ जाएगा, यहां से माइनस का, सॉरी ये 0 हो जाएगा, फिर sin पाई बनेगा। यहां cos 3π/2 पे वैल्यू 0 देगा, cos 3π/2, यस, हाँ, π/2 पे जो देता है उसी का अपोजिट हो जाता है, ठीक है। sin 3π/2 ये देगा -1, और ये भी 0। स्टूडेंट ध्यान से देखो, कंप्लीट कॉलम 0 हो रहा है, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू तो चेक ही नहीं कर रहे। यहां आ जाओ, cos π/2 0, sin π/2 1, ये 0, cos 2π मतलब cos पाई -1, sin ये आ जाएगा 0, और ये आ जाएगा -2। यहां पर आ जाओ, sin 3π/2 पे वैल्यू देता है -1, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, +3 आ जाएगा। यहां ये π/2 पे 0 देता है, तो 3π/2 पे भी 0 ही देता है। ये अभी हमने देखा है, -1 देगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा, +6 आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू तो 0 है क्योंकि कंप्लीट कॉलम 0 है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसके अलावा कर लेते हैं। इसके अलावा करेंगे तो स्टूडेंट ध्यान से देखना, इसमें ये जो पोजीशन है भाई, एलिमेंट्स को इसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0, इसके रिस्पेक्ट में -1 तो है अपने पास एलिमेंट, चलो हम ऐसे लिखते हैं, प्लस एलिमेंट लिख दिया, और इस एलिमेंट का कोफैक्टर की बात करेंगे तो ये गया और ये गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1, 2 - 1 आ गया। अच्छा 1 तो आ गया, लेकिन एक -1 की पावर, ये पोजीशन कौन सी है, 3 2, -1 की पावर पोजीशन कौन सी है, 3 + 2। ध्यान से देखना स्टूडेंट, यही है 3 2, ये लिख दिया, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी है। अच्छा इसके रिस्पेक्ट में हमें लिखने की जरूरत है नहीं, ये 0 आ गया, ठीक है। तो यहां से -1 यहां, -1 यहां, मतलब इस पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू कहीं ना कहीं क्या है, 1, प्लस इस कंप्लीट का 0, ये +0 लिख दिया। इसके बारे में बात करें तो इसके अलावा काम कर लेते हैं, तो प्लस इसके रिस्पेक्ट में 0, ये -1 इनटू ये गया, यहां पे -6 मिलेगा, यहां पे हमें -6 मिलेगा। स्टूडेंट कुछ ना कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं, -6 और प्लस, सॉरी -6, और ये आ गया अपने पास +6, तो -6 + 6 ये भी 0,
और आगे इसके लिए लिखना ही नहीं है, मतलब ये भी 0 और स्टूडेंट 1। स्टूडेंट यहाँ छोटी सी मिस्टेक कर दी है मेरे हिसाब से, अच्छा एक बार देखो स्टूडेंट, यहाँ 3 cos 3x और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आता 9 और यहाँ 9 आता तो यहाँ आता 9 और यहाँ 9 आता तो इसके रेस्पेक्ट में बात करते ये गया इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे -9 मिलेगा +6 ठीक है। अब ध्यान से देखो ये थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, 1 + 3 टोटल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 4। ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। गॉट इट स्टूडेंट? ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्वेश्चन में कहा गया है del x आपको दे रखा है और बड़ा सा एक्सप्रेशन, मतलब ये डिटरमिनेंट अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा a + bx + cx² + dx³ + ex की पावर 4 fx की पावर 5 gx की पावर 6 hx की पावर 7। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है, a की, b की, h की और g की। उसके बाद इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला बेसिक मेथड आप लोग सोच रहे होंगे सर हम क्या करते हैं, इसको सोल्व कर लेते हैं और सोल्व करने के बाद भाई यहां से जो सोल्व करने के बाद यही मिलना है, इसी टाइप का एक्सप्रेशन, और इस टाइप का एक्सप्रेशन मिलते ही a b c d e f g h कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे और कोएफिशिएंट कंपेयर करके सभी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट ये मेरे अकॉर्डिंग इसको सोल्व करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो हम क्या करते हैं, आपका वो मेथड अप्लाई, वो बेसिक मेथड है वो ना अप्लाई करके हम दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं जो कि अभी हमने सीखा है, किसी डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव करके और इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं a की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, ये तो शायद मैंने पहले भी बताया है, अगर a की वैल्यू आपको निकालनी पड़ रही है तो मेरे को एक बात बताओ, यहां पर b के साथ x है और आगे सभी के साथ x प्रेजेंट है, मैं सभी की जगह, सभी में अगर x की जगह 0 रख दूं तो ये 0 ये 0 ये 0 ये भी ये, मतलब बाकी सारे तो 0 हो जाएंगे, a बचेगा, इधर तो a बचेगा। अब यहां पर भी 0 रखना पड़ेगा तो ये 0 यहां से -1, यहां 3, यहां 1, यहां 2, यहां -3, ये मिलेगा। सोल्व कर लेंगे, a की वैल्यू डायरेक्टली मिलेगी, मतलब सोल्व करना आसान हो। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले ऑप्शन के लिए हमने क्या किया, पुट किया x = 0। स्टूडेंट हमेशा याद रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, आपको ये याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। अब हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, शायद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ये बताया है कि कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकालनी पड़ जाए या हायर ऑर्डर की इक्वेशन में, उसमें भी ऐसा कुछ बताया है। तो आप पुट x = 0 जैसे पुट करेंगे तो यहाँ del of 0 बराबर आएगा ये 0, ये -1, ये 3, ये 1, ये 2, ये -3, ये -3, ये 4 और ये 0, ये आया। और यहां से अगर ध्यान से देखोगे तो बाकी सभी जगह 0 हो जाएगा, लेकिन वैल्यू किसकी आ जाएगी, 1। अब आप a के लिए इसको सोल्व कर सकते हो, ये आप सोल्व करोगे, आई थिंक मैं आपको बता देता हूं शॉर्टकट के 21 आएगा। मैंने क्वेश्चन निकाल लिया इसलिए मैंने बताया आपको कि 20 आएगा, 21 आएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको खुद करना है, मतलब आप वैल्यू तो निकाल ही सकते हो, ठीक है, बाकी ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। अब b के लिए बात करते हैं स्टूडेंट, a नहीं चाहिए, अब हमें b चाहिए। अब b की जगह क्या रखें, आप कहोगे सर 1 रख देते हैं, जैसे ही 1 रखा तो यहाँ a + b + c + d + e ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन की वैल्यू तो नहीं चाहिए हमें, सिर्फ b की वैल्यू चाहिए। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस x को हटा दूं यहां से तो आप x की जगह, यहां से x हटने के बाद काम चल सकता है, बोल सर यहां से x हटा दो, यहां फिर x की बाकी जगह इनमें x अगर प्रेजेंट हुआ तो x की जगह 0 रख देंगे, लेकिन सर ये दिक्कत देगा, तो x को हटाना इतना आसान थोड़ी नहीं, उसको हटाएंगे तो क्या पता। अब मेरे को ये बताओ b की वैल्यू के लिए ध्यान रखना, b की वैल्यू के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट कर दिया किसको, del x को विद रेस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से सुनना, यहां तो मिला del x। अब मेरा क्या बताओ, इधर डेरिवेटिव कर दिया
करने के बाद ये बनेगा, देखो यहां पर मैं वैसे लिख रहा हूं रफली, ये 0 ये b बना, यहां से 2cx बना, यहां से 3dx² बना, यहां से 4ex³ बना, यहां से 5fx⁴ बना, यहां 6gx⁵ बना और यहां 7hx⁴ बना कि नहीं बना। इस एक्सप्रेशन का अगर डेरिवेटिव करोगे तो कांस्टेंट का 0, bx का b, 2cx, 3dx², पावर आगे पावर में से कम करके इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव ये हुआ, मतलब इसका यहां क्या क्या है, डेरिवेटिव, ये हमने लिख दिया है डेरिवेटिव। अब अगर डेरिवेटिव क्या उधर का तो हो गया, ठीक है। अब एक बार सोच के देखो, हमें b की वैल्यू चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन में अगर डेरिवेटिव करने के बाद अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा तो सिर्फ b बचेगा, मतलब b की वैल्यू कहीं ना कहीं आ रही है, आ जाओ स्टूडेंट। लेकिन उधर तो आ गया, इसका डेरिवेटिव भी तो करना पड़ेगा, और डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव करना है तो रो वाइज करो या कॉलम वाइज, 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट रो का डिटरमिनेंट कर रहे हैं 2x + 1, सेकंड का कर रहे हैं 2x का 2, 1 का 0, यहां पर 1, ध्यान से देखते रहो, ये सेम रहेगा अभी तो स्टूडेंट, हाँ ये सेम रहेगा, ये 2 + x², यहां देखो x³ या x³ -3, यहां x -3, यहां x² + 4, यहां 2x। फर्स्ट रो का हो गया। अब सेकंड रो के बारे में बात करते हैं। पहली रो एज इट इज, सेकंड में करेंगे 3, यहां पर करेंगे 2x, यहां पर करेंगे 3x², ये 3 का कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब इनको एज इट इज रखो, x -3, x² + 4 और 2x प्लस तीसरी रो का करते हैं, बाकी दोनों एज इट इज रह जाएंगे, x² + x, 2x - 1, x + 3, यहां पर आएगा 3x + 1, यहां आएगा 2 + x², ये x³ - 3, अब इसका डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव 2x और इसका डेरिवेटिव 2। गॉट इट स्टूडेंट। अब ये तो डेल x, डेल के पावर डैश x, इसका डिटरमिनेंट हो गया, डिटरमिनेंट का डेरिवेटिव हो गया, यहां डेरिवेटिव निकाल लिया। अब हमें पता है 0 पुट करने पे भी मिलेगा, तो यहां पर पुट क्या कर रहे हैं, x की जगह 0, x की जगह 0 करने पे उस साइड से तो हमें b मिल रहा है, लेकिन इस साइड से क्या क्या मिल रहा है वो देखो, 1 2 1 1 2, यहां से 0 रखने पे -3, यहां से -3, ये 4 और यहां 0, ये मिला प्लस डिटरमिनेंट, यहां 0, यहां -1, यहां 3, यहां 3, यहां 0, यहां 0, -3 4 और 0 प्लस डिटरमिनेंट, यहां 0 -1 और 3, यहां 1, यहां 2, यहां -3, यहां 1, यहां 0, यहां 2। आया स्टूडेंट। अब मेरे को बताओ, क्या इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आपका होमवर्क है, ध्यान रहे। इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, इसका भी कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। सर a की वैल्यू ये आई, b की वैल्यू ये आई, मैंने ये वैल्यू सोल्व कर रखी है, a की वैल्यू भी सोल्व कर रखी है, b की वैल्यू भी सोल्व कर रखी है। b की वैल्यू अगर आपको बताएं, मेरे अकॉर्डिंग मैंने जहां तक सोल्व किया है, आप एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे इन वैल्यूज को, मेरे को कंफर्म नहीं पता, ये 75 के आसपास है। इन तीनों को सोल्व करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो 75 मिलेगी। a की वैल्यू निकालनी, b की, ये दोनों हो गए। अब आ जाओ h, g और इस एक्सप्रेशन पे, ध्यान से देखो स्टूडेंट एक बार, h, g, f की बात करते हैं। अच्छा एक बार पहले फिफ्थ पे बात करते हैं, ये फर्स्ट का था, ये सेकंड का, अब फिफ्थ के लिए पहले बात करते हैं। स्टूडेंट ध्यान से देखना कि अगर हमें 5f - 6g 3d -4b + b - 2c इनकी वैल्यू चाहिए, तो इसमें तो कुछ पुट करने पे मिल नहीं रहा, क्यों? क्योंकि यहां पर एक्सप्रेशन में h नहीं है, h नहीं चाहिए हमें। अच्छा पहले h की वैल्यू निकाल लेते हैं, बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहां बहुत सी चीजें हैं। h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो h की वैल्यू निकालने के लिए हम
थोड़ा सा पार्ट हटा देते हैं, ध्यान रहे ए और बी की वैल्यू में निकाल चुका हूं। अब x की वैल्यू के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे सर एक बार डेरिवेटिव करने पे भी मिल गया। अब डेरिवेटिव करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, इसका 7 बार डेरिवेटिव कर देते हैं सर, x के पावर 7 खत्म, और x की पावर 7 खत्म, सिर्फ x बचेगा, डायरेक्टली h बार h की वैल्यू आ जाएगी। अब मेरे को बताओ, अगर इसका 7 बार डेरिवेटिव करोगे, एक बार डेरिवेटिव करने पे ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, दूसरी बार डिवाइड डेरिवेटिव करोगे तो पहला पार्ट 3 में, दूसरा 3 में, तीसरा 3 में, मतलब मेरे हिसाब से तो आज में इक्वेशन नहीं होगा कि अगर इसको 7 बार डेरिवेटिव करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दो, तो मेरे हिसाब से मिस्टेक करो। ठीक है, तो अब हम x की वैल्यू के बारे में, सॉरी थर्ड ऑप्शन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं, x की वैल्यू कैसे निकालें। तो जब आपको ऐसा लगे कि यहां पर हाईएस्ट पावर x की पावर, हाईएस्ट पावर x के साथ है, या हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट आपको निकालना है, तो एक्सप्रेशन में क्या करो, आप x को 1/x से रिप्लेस करो। जब x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो ये क्या बनेगा, पहले तो इसको लिख लो, 1/x² प्लस 1/x, ये बन गया, ये बन गया 2/x माइनस 1, ये बन गया 1/x प्लस 3, इधर देखो ये बना 3/x प्लस 1, ये बना 2 प्लस 1/x², और ये बना 1/x³ माइनस 3, ये बना 1/x माइनस 3, ये बना 1/x² प्लस 4, और ये बना 2/x। गॉट इट स्टूडेंट, ये बना, अच्छा ये बन गया बराबर। अब इसको रिप्लेस करना है, ध्यान से देखना, ये बनेगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसकी फाइनल कैलकुलेशन यहां लिखूंगा, a प्लस b/x प्लस c/x² प्लस d/x³ प्लस e/x की पावर 4 प्लस f/x की पावर 5 प्लस g/x की पावर 6 प्लस h/x की पावर 7। कितना समझ आया? हमने x को 1/x से रिप्लेस किया। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम में पक्का हमें x से पता है x की पावर 7 आएगा, इसके साथ क्या जाएगा x की पावर 7, इसके साथ x की पावर 6, इसके साथ x की पावर 5, d x की पावर 4, e x की पावर 3, f x की पावर 4, ठीक है, x की पावर 2, g x और h अकेला आ जाएगा। अब ये कहोगे सर x की पावर 7 यहां प्रॉब्लम कर रहा है, हम क्या करते हैं, इस x की पावर 7 को इधर से हटाते हैं और ये x की पावर 7 यहां लगा देते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ आया होगा। अब सर x की पावर 7 यहां लगाने का भी कोई अच्छा सा फायदा दिख नहीं रहा, हम क्या करते हैं, क्यों, क्योंकि देखो अब हमें x सिंगल तो मिल गया, लेकिन x की वैल्यू 0 रखने पे ये एक्सप्रेशन तो 0 बन रहा है, लेकिन यहाँ जो डिनोमिनेटर है ना वो नॉट डिफाइन बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है इस x की पावर 7 का यूज इन डिनोमिनेटर में जो x है उनको भगाने के लिए किया जाएगा। तो अब इसमें ध्यान से देखो, रो फर्स्ट में मैक्सिमम x की पावर 2 दे रखा है डिनोमिनेटर में, यहाँ x की पावर 3 दे रखा है, यहाँ x की पावर 2 दे रखा है, तो हम x की पावर 7 को x की पावर 3 सॉरी 2 यहाँ, x की पावर 3 यहाँ और x की पावर 2 यहाँ, मतलब इन पार्ट्स में डिवाइड करके इन रो को भेज दिया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, x की पावर 7 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, x की पावर 2 इधर भेज दिया, x की पावर 3 इधर भेज दिया, x की पावर 2 इधर भेज दिया, फाइनल डिटरमिनेंट अपने पास बचा 1 प्लस x, ये बचा 2 माइनस x, सॉरी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x स्क्वायर से, तो ये 2x माइनस x स्क्वायर, ये बचा x प्लस 3x स्क्वायर, x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब, यहाँ 2x क्यूब प्लस x, यहाँ 1 माइनस का 3x क्यूब, x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब, x प्लस 4x क्यूब, यहाँ पर 2x स्क्वायर, यही आएगा स्टूडेंट, कुछ हो आएगा, यही आना है। अब ध्यान से देखो, इधर आया ax की पावर 7, bx की पावर 6,
सी एक्स की पावर 5 डी एक्स की पावर 4 ई एक्स क्यूब एफ एक्स स्क्वायर और जी एक्स प्लस एक्स। यही है। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें पता है डायरेक्टली। अब अगर पुट करें x की जगह 0 तो उस एक्सप्रेशन से मिलेगा h, इधर से क्या मिलेगा 0 प्लस 1 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0। ध्यान से देखो x की वैल्यू आपको 0 मिल गई। स्टूडेंट एक मिस्टेक तो शायद कर दी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x आएगा, यहाँ x स्क्वायर तो 0 ही आएगा, तो यहाँ x स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ आएगा 1 स्टूडेंट, तो यहाँ 1 आएगा, ठीक है, यहाँ x आ जाएगा। अब इसका डिटरमिनेंट क्यों सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू ये गया, इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब स्टूडेंट यहाँ जो x की वैल्यू है वो कुछ नहीं है -1 वैल्यू है। तो मेरे हिसाब से x की वैल्यू में आ गई। अब स्टूडेंट ध्यान से देखो, ये एक्सप्रेशन है, x की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसके साथ x है। अगर इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कर दूं तो यहां पर x खत्म हो जाएगा, बाकी जगह x आएगा, लेकिन इससे x हट जाएगा। हटने के बाद g की वैल्यू डायरेक्ट, अगर यहां से x हट गया डेरिवेटिव करने के बाद, देखो एक बात मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहां से डिफरेंशिएट करता हूं इसको, तो ये आएगा 7a x की पावर 6 6b x की पावर 5 5c x की पावर 4 4d x की पावर 3 3e x की पावर 2 2f x प्लस g। यही बचेगा ना डिफरेंशिएशन करने के बाद। इधर डिफरेंशिएशन कर दिया, ये मैंने कौन से के लिए कर रहा हूं, फोर्थ पार्ट के लिए, ये आपको खुद करना है। वैसे तो जो हमने b के लिए काम किया वो हम अब g के लिए कर रहे हैं, ये चेंज करने के बाद। अब इसमें क्या करो, x की जगह 0 पुट करो, तो यहां से तो बचेगा g। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे 3 पार्ट में डिवाइड होगा, वहां भी 0 रखना है, g की वैल्यू डायरेक्टली आपको मिल जाएगी। गॉट इट? अब हम यहां लिख सकते हैं सेम एज b, लेकिन वो काम अब यहां करना है b वाला, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट, हमें चाहिए 5 टाइम्स f। मैंने इसको डेरिवेटिव किया था तो 5 टाइम्स f हमारे पास प्रेजेंट है, 6 टाइम्स g ये भी प्रेजेंट है, 3 टाइम्स d ये भी प्रेजेंट है, 4 टाइम्स e ये भी प्रेजेंट है, b भी प्रेजेंट है और 2 टाइम्स e भी प्रेजेंट है। सॉरी 2 टाइम्स c भी प्रेजेंट। मतलब इन सभी के कोएफिशिएंट है, h की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन h की जरूरत नहीं है तो h अगर आ भी जाता है, मान लो अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन एक बार ध्यान से देखो इस एक्सप्रेशन में क्या पुट करूं कि ये एक्सप्रेशन बने। b तो चाहिए एज इट इज, मतलब ठीक है, c के साथ माइनस चाहिए, मतलब x की जगह अगर उसमें, ध्यान से देखना, इस एक्सप्रेशन में x की जगह -1 पुट किया, आया क्या, b माइनस का 2c प्लस का 3d, उधर ध्यान से देखते जाओ, प्लस का 3d माइनस का 4e प्लस का 5f माइनस का 6g प्लस का 7h, ये आएगा बराबर। अब वो उधर उधर पुट नहीं करना, इसका डेरिवेटिव करने के बाद हमें जो मिला था प्लस 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, उधर भी वैल्यू पुट करनी है। अब जो भी वैल्यू आए, मान लो आपके पास आया कुछ भी, ये आ गया 7h आपको नहीं चाहिए तो 7h को भी उधर ले जाओ, इधर से हटाओ 7h को -7h कर दो। मेरे को बताओ पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके इक्वल आई है, तो ये भी आपका होमवर्क है। स्टूडेंट आज क्वेश्चन क्या हुआ, स्क्रीन पूरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट किया हुआ मेरे पास, फोटो खींच के भेजोगे, क्लिक करके भेजोगे, ये क्वेश्चन क्या नहीं किया। ये कैसे आया, डेरिवेटिव में x की जगह -1 रखा, लेकिन यहाँ h का एक्स्ट्रा फैक्टर था, h की वैल्यू आपके पास है भी -1, डायरेक्टली उसको इधर ले जाके h की वैल्यू -1 रख दो। बात समझ में आई? तो ये भी आ गया। तो हमने क्या किया, आपको होमवर्क दिया, a मैंने कंप्लीट निकलवा दिया, h निकलवा दिया, a के हेल्प से b मैंने आपको बता दिया, कैलकुलेशन आपके ऊपर है। b अगर निकल जाएगा g निकल जाएगा। ये निकालने के बाद इस एक्सप्रेशन
की वैल्यू मैंने आपको बता दी किस तरीके से कैलकुलेट करना है। सिंपल प्रोसेस, क्वेश्चन में लॉजिक्स थे, लॉजिकल क्वेश्चन था, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस, या कुछ पीवाई को अगर कोई आया हुआ होगा तो वो भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल एक्स आपको दे रखा है, आपको कहा गया है एक्सपेंडेड इन पावर ऑफ एक्स, मतलब इसको एक्सपेंड करना है x की पावर में, मतलब इसको सोल्व करने के बाद e की पावर x को इसका एक्सपेंशन खोलना है, sin x का भी, cos x का भी, ln x का भी। देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, और फिर उसको सोल्व करने के बाद आपको x का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो मेरे को स्टूडेंट बताओ, आपको अगर x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है, इसको पहले सोल्व करो, फिर इसके एक्सपेंशन खोलो, फिर उसको सोल्व करो, मतलब मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हमें ऐसा कोई मेथड नहीं लगाना है जो अभी तक बताया है। आपको क्या करना है, आपको साफ साफ कहा गया है कि इसको एक्सपेंड करो, एक्सपेंड करके कोएफिशिएंट बताना है x का। मेरे को एक बात बताओ, एक्सपेंड करने के बाद ये डिटरमिनेंट पक्का इसी टाइप का लिखा जाएगा, कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ तो आएगी कांस्टेंट टर्म, इसको सोल्व करने के बाद प्लस bx प्लस cx स्क्वायर प्लस dx क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, एक्सपेंड करने के बाद सभी की टर्म आएगी। अगर मान लिया x स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं आएगी, तो x स्क्वायर की टर्म नहीं आएगी, तो कांस्टेंट की वैल्यू अपने आप 0 हो जाएगी। गॉट इट? तो ये भी 0 हो जाएगा। यहां से बात समझ गए ना? तो इसका मतलब अगर एक्सपेंड फॉर्म में कहा है तो मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया। अब अगर इसको हम इस तरीके से लिख लिया तो आपसे पूछा क्या गया है, कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब वैल्यू किसकी पूछी है, b की। तो आपका जो यहां पर जो मेन टास्क है वो क्या करना है, वैल्यू ऑफ b फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब b के लिए अभी हमने अभी बताया है, a को खत्म करना है, डेरिवेटिव कर दो, bx भी खत्म हो जाएगा, b आ जाएगा। इधर बाकी जगह 0 रखोगे तो आगे तो x की पावर बढ़ती जा रही है, x बचेगा डेरिवेटिव करने के बाद, एक बार डेरिवेटिव करने के बाद x बचेगा इनमें, तो x की जगह 0 रखते हैं, बाकी टर्म्स 0। तो मतलब कहीं ना कहीं एक बार डेरिवेटिव करना है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, डेल x दैट इज इक्वल्स टू, पहला मैं कॉलम वाइज कर रहा हूं क्योंकि यहां पर कॉलम में है अपने पास मजे वाली बातें। तो क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम का e की पावर x का e की पावर x डेरिवेटिव होता है, cos का माइनस sin x होता है, x का 1 होता है। ये दोनों एज इट इज लिख दो एक बार। sin x का होता है cos x, ln का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर का होता है 2x। इतना समझ आया? अब स्टूडेंट x स्क्वायर का होता है 2x, 1 1 1 प्लस, यहां देखो e की पावर x cos x x sin x ln 1 प्लस x स्क्वायर, यहां पर x स्क्वायर, यहां 1 का 0 0 एंड 0, इन सभी 1 का 0 0 0 हो जाएगा। मैंने कॉलम वाइज किया है, कॉलम फर्स्ट का क्या करूं, अब किसी को ये समझ नहीं आया होगा तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। डेरिवेटिव ln का होता है 1 यहां जो भी लिखा गया है ln का हुआ। अब इसके अंदर जो लिखा है उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का 2x, लेकिन वो मल्टीप्लाई में आता है, मैंने 1 की जगह 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। ये मैंने डायरेक्टली यहां पर लिख दिया था, बात समझ में आ गई। अब स्टूडेंट ये तो इधर था, अब इधर का डेरिवेटिव करेंगे, a का 0, bx का b, इसका 2cx, इसका 3dx स्क्वायर, और स्टूडेंट आगे चलते जाएंगे इसी तरीके से आएगा। अब मेरे को बताओ, आपको b चाहिए, इन सभी को 0 करना है, x की जगह 0 पुट कर देते हैं। अब हमने क्या किया, पुट किया x की जगह 0, जैसे 0 पुट किया उधर तो मिला b, इधर क्या मिला, 0 पुट करने पे 1, यहां 0 यहां 1, यहां -1, यहां सॉरी ये 0 sin 0 0 होता है, यहां 0 पुट करते हैं log 1 और log 1 होता है 0, यहां 1 यहां 1 यहां 0 यहां 1 प्लस ये 1 cos 0 1, ये 0, यहां 1 यहां 0 यहां भी 0, यहां 1 1 1, अब आ जाओ प्लस 1 1 और ये 0 0,
ये 0 और ये भी 0 0 0 0। वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, ये तो पूरा एक्सप्रेशन वैसे ही 0 हो गया, एक कॉलम 0 था, तो इसको तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू डायरेक्टली 0। अब सॉल्व करते हैं इसको। b की वैल्यू क्या आएगी मेरे को बताओ, एक कॉलम कंप्लीट 0 हो रहा है, इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। इधर आ जाओ, इसके लिए मैं इसके अलावा काम करता हूं, चाहे इसके अलावा कर लो चाहे इसके अलावा कर लो, इसके अलावा कर लो। चलो कॉलम सेकंड के अलावा काम कर रहे हैं, -1 की पावर, ये पोजीशन है 1 + 2 इनटू एलिमेंट 1 है, इसके कोफैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये गया ये गया ये गया ये गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1 - 0 मतलब 1 - 0। अब बाकी एलिमेंट लिखने ही, तो -1 की पावर 1 + 2 -1 × 1 मतलब ओवरऑल b की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में क्या आ गई -1। तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट b की वैल्यू -1 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। गॉट इट स्टूडेंट? तो मेरे हिसाब से किसी डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम में क्या है मैंने पहले लिख दिया है, बाय पुटिंग x = अल्फा डिटरमिनेंट वैनिसेस। अगर मैं x की जगह अल्फा पुट कर दूं किसी डिटरमिनेंट में और डिटरमिनेंट वैनिस हो जाए, वैनिस होने का मतलब 0 हो जाए, तो x - अल्फा उस डिटरमिनेंट का क्या कहलाएगा फैक्टर। x - अल्फा क्या कहलाएगा उस डिटरमिनेंट का फैक्टर। ध्यान से सुन लो, और यही पॉलिनोमियल में भी होता है कि अगर कोई वैल्यू x की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद, मतलब वेरिएबल की वैल्यू किसी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद पॉलिनोमियल अगर 0 हो जाता है, तो वेरिएबल इक्वल्स टू जो पुट कर रहे हैं भाई x, मान लो x = a, किसी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद 0 मिल गया, ये पुट करने के बाद, तो हम यहां से ये इंप्लाई करते हैं ना x - a इज फैक्टर ऑफ px, यही बोलते हैं। तो यही बात यहां पर बोलिए, x = अल्फा अगर किसी डिटरमिनेंट में पुट करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो x - अल्फा उस डिटरमिनेंट का क्या कहलाएगा फैक्टर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब वही काम करेंगे। अब कहा कि विदाउट एक्सपेंड इक्वेशन है, इवैल्यूएट करना है इस डिटरमिनेंट को। अब स्टूडेंट इवैल्यूएट तो कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बिना एक्सपेंड के इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे बताओ? हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर करके चेक करें या क्या करें बताओ? हमें ये पता है कि अगर हमें इवैल्यूएट करना है वो भी बिना एक्सपेंड किए इवैल्यूएट करना है, तो हमें ये इतना तो पता चल गया सर, इस डिटरमिनेंट को अगर सोल्व करेंगे तो x यहां है, x यहां है, मैक्सिमम पावर कितनी बन सकती है 2। अब मैक्सिमम पावर 2 बन सकती है, तो कहीं ना कहीं ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन सकता है। क्या बन सकता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो मतलब हमें यहां से ये तो इवैल्यूएट हो गया कि हाईएस्ट जो पावर बनेगी, हाईएस्ट पावर कितनी बनेगी, वो बनेगी 2, हाईएस्ट पावर 2 बनेगी। अब आ जाओ 2 बनेगी तो कैसे बनेगी, स्टार्ट करते हैं। अब 2 बनेगी और इसको वैनिश करना हो तो इसके 2 ही फैक्टर होंगे। अब 2 फैक्टर होंगे तो एक बार ध्यान से देखो, 2 2 2 2, यहां 3 है, अगर मैं x की जगह 3 रख दूं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, यस और नो? हमें अच्छे से पता है अगर यहां 3 रख दूं तो डायरेक्टली 2 रो सेम हो जाएगा, किसी डिटरमिनेंट की 2 रो सेम होते ही मतलब वैल्यू डिटरमिनेंट की 0, तो x = 3 से ये डिटरमिनेंट क्या बन रहा है 0, यहां से x - 3 इस फैक्टर, मतलब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करोगे तो ये एक फैक्टर जरूर आना चाहिए ऑफ del x। अब आ जाओ ये 0। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, 2 2 2 2, यहां x यहां 5, अगर मैं यहां पर 5 रख दूं तो इस डिटरमिनेंट के 2 कॉलम सेम हो रहे हैं, और कॉलम सेम होते ही इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब x की जगह चाहे 3 रख दो चाहे 5 रख दो, दोनों में डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो रही है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो यहां से एक फैक्टर और मिल गया, x - 5 इज फैक्टर ऑफ del x। अब ध्यान से देखो 2 डिग्री का फैक्टर, सॉरी हाईएस्ट इसमें 2 पावर है, del x में हाईएस्ट 2 पावर है
और उस दो पावर में दो फैक्टर हमें मिल गए, तो एक फैक्टर x-3 एक x-5, पावर तो हो गई। लेकिन सर हो सकता है ना, पावर दो तो हो गई, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ना बन रहा हो, कुछ और बन रहा हो, इसके लिए हम कांस्टेंट लगा देते हैं। पॉलिनोमियल में यही तो करते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर कोई px इस टाइप का है ax² प्लस bx प्लस c, तो इस पॉलिनोमियल को हम इस तरीके से भी लिखते हैं a into x minus अल्फा और x minus बीटा, और यहां पर अल्फा और बीटा क्या होते हैं, अल्फा और बीटा उस पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये 2 हाईएस्ट तो पावर बनेगी तो उसी टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा, उस टाइप का पॉलिनोमियल बनेगा, तो दो फैक्टर तो हमने निकाल लिया, अब यहां पर कांस्टेंट k लिख दिया। अब k की वैल्यू के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। अब k की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो डेल में x की जगह 0 रख दिया, इसको डेल ना लिख के डेल ऑफ x लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। डेल 0 x की जगह 0 रखा, ये 2 ये 2 ये 0 ये 3 ये 0 ये 1 ये 2 ये 2 ये 5, सोल्व कर लो। सॉरी इसको सोल्व करते हैं, यहां से 0 इसमें रखा, यहां से 0 इसमें रखो, 0 रखते k, यहां -3 और यहां -5, मतलब यहां तो आएगा 15 के। अब वहां क्या आएगा वो चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट। 2 into ये गया ये 0 -2 -3 into ये गया 2 into 5 10 -0 प्लस 2 into ये गया 2 -0 2। ध्यान से देखो क्या आया, माइनस का 2 माइनस का 30 प्लस का 4। एक बार ध्यान से क्रॉस चेक करते हैं, ये गया 10 -0, ठीक है। अब ध्यान से देखो माइनस का 32 प्लस का 4, माइनस का 32 प्लस का 4। एक बार स्टूडेंट एक मिनट देखो, ये गया 0 -2, यहां से सॉरी ये -4 है ना, मैं 2 को -2 से किया -4 और ये आ गया माइनस का 30। यहां से डेल 0 की -30, यहां से 15 के, दोनों को इवैल्यूएट करेंगे, 15 के बराबर -30, k की वैल्यू क्या आ गई -2। मतलब स्टूडेंट डायरेक्टली अगर हम बोलना चाहें तो जो डेल x की वैल्यू आएगी विदाउट एक्सपेंड किए, k की जगह हमने -2 रख दिया है और बाकी x -3 और x -5 हमारे पास है। ये हमारे पास डेल x आ गया बिना एक्सपेंड किए। किसका यूज किया, फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर थ्योरम हमने इवैल्यूएट किया, यहां पर 3 रखते ही दोनों रो सेम हो रहे थे, यहां 5 रखते ही दोनों कॉलम सेम हो रहे थे, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन रही थी और हमने ये इवैल्यूएट कर लिया था हाईएस्ट पावर इसकी 2 ही हो सकती है, 2 हो सकती है, तो हमने इसको इस तरीके से लिखा। वो हमने फॉर्मेट बताया क्यों लिखा, लिखने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू के लिए हमने इसमें 0 रखा। आपकी मर्जी कुछ और भी रख सकते हो, 0 रख के हमने कांस्टेंट k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू वापस रिप्लेस कर दी, फाइनल अपना डिटरमिनेंट किया। गॉट इट स्टूडेंट। तो फैक्टर थ्योरम मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। अब मैं आपको डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट करना सिखाता हूं। अभी डिटरमिनेंट, 2 डिटरमिनेंट दे रखे हैं, सेम ऑर्डर के होने चाहिए, ध्यान रखिए। उनका मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं वो बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, किन्हीं डिटरमिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कि अगर डिटरमिनेंट a दे रखा है और डिटरमिनेंट b दे रखा है, चलो सबसे पहले डिटरमिनेंट, तो सबसे पहला पॉइंट सेम ऑर्डर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट डिटरमिनेंट का अगर मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ऑर्डर से, उसके बाद बात करते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपके पास कोई डिटरमिनेंट है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरा डिटरमिनेंट है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें तीसरा डिटरमिनेंट ही मिलेगा। ये हम मान के चल रहे हैं, मैं मान के क्या चल रहे हैं, ये 2 वैल्यूज आएंगी, ये भी सॉल्व करने के बाद एक वैल्यू, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई एक डिटरमिनेंट निकाल के लेके आए। अब अगर आ रहा है तो एक बात देखो, हम पहले 2 क्रॉस 2 के बारे में बात करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 के बारे में बात करते हैं तो यहां पर लिख भी लेते हैं, यहां 2 एलिमेंट 2 2 2
डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद मैं ये मान के चल रहा हूं यहाँ a11 आ जाएगा, यहाँ a12, a21, a22। ध्यान रहे सुपर के डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स के अंदर यही एंट्रीज होती है, मैंने आपको बता रखी है a11, a12, a121, a22। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो कॉलम सेकंड का एलिमेंट, रो सेकंड कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट, रो सेकंड और कॉलम सेकंड का एलिमेंट। ठीक है, ये अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये लेके आना है। तो स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन होती है चार तरीके से, चार तरीके होते हैं हमारे पास। आप रो बाय रो भी कर सकते हो, कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हो, आप रो बाय कॉलम भी कर सकते हो, या फिर आप कॉलम बाय रो भी कर सकते हो। ये चार तरीके होते हैं। चारों में सेम फॉर्मेट लगेगा, लेकिन मैं प्रायोरिटी दूंगा इस फॉर्मेट को, क्योंकि ये फॉर्मेट इसलिए बताया जा रहा है, इसी फॉर्मेट की हेल्प से हम मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा ये फॉर्मेट आप सीखो और इस फॉर्मेट को आप दोनों मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में अप्लाई कर पाओगे। बाकी जो तीन फॉर्मेट बच गए वो सिर्फ डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई कर पाओगे, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। गॉट इट? तो मैं सिर्फ यही फॉर्मेट बताऊंगा, रो बाय कॉलम का। अब कहोगे सर इसका मीनिंग तो बताओ। आपको डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करके ये लेके आना है, मतलब आपको वैल्यू चाहिए a11। इसका मीनिंग ये है, देखो अगर ये फॉर्मेट लगाना चाह रहे हो, इस फॉर्मेट के अलोंग a11 का मीनिंग क्या है? a11 का मीनिंग है कि आप रो फर्स्ट उठाओ, रो बाय रो में बता रहा हूं मैं, रो बाय रो में रो फर्स्ट का मल्टीप्लाई करो रो फर्स्ट से। अब ये रो फर्स्ट इसकी है, ये रो इसकी है। ध्यान से देखना, अगर मैं ये फॉर्मेट लगाना चाहूं तो कॉलम फर्स्ट इसका है, कॉलम फर्स्ट इसका है, सेकंड वाले का है। बात समझ गए? अगर रो बाय कॉलम की बात करूं तो रो फर्स्ट है वो फर्स्ट डिटरमिनेंट की, लेकिन कॉलम फर्स्ट है इसका। अब कॉलम बाय रो की बात करूं तो कॉलम फर्स्ट और रो फर्स्ट, कॉलम इसका आ जाएगा, रो इसका आ जाएगा। मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया भाई? अगर रो बाय कॉलम की बात कर रहा हूं, रो बाय रो की बात कर रहा हूं तो पहला रो इससे ले लो, सेकंड रो इससे ले लो, रो इससे ले लो। कॉलम बाय कॉलम की बात करो तो इसका भी कॉलम लेना है, इसका भी कॉलम। रो बाय कॉलम की बात करो तो पहला रो इसका, कॉलम इसका, और कॉलम बाय रो की बात करो तो कॉलम इसका, रो इसका। बात समझ गए? अगर नहीं भी समझ आया तो हम क्या करते हैं, चारों तरीके से बता देते हैं एक बार। चलो, तो चार फॉर्मेट होते हैं, चार फॉर्मेट में सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं, रो बाय रो। स्टूडेंट आपको हो सकता है आसान ये लगे, लेकिन मैं ये कर रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ये मैट्रिक्स में भी यूज होगा, इसलिए इसके बारे में प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब आ जाओ, एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। एग्जांपल ये है, अच्छा सा एग्जांपल 1 2 0 3 का मल्टीप्लाई डिटरमिनेंट -1 0 3 और 5। 3 ना लेके 2 ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं, यहाँ कोई बात नहीं। अब इसका डिटरमिनेंट निकालने के बाद हमें पता है a11 a12 a21 a22 मिलेगा। अब a11 के रो बाय रो का फॉर्मेट यूज कर रहे हैं, a11 की वैल्यू निकालना है। a11 का मीनिंग साफ साफ हो गया कि आपको रो फर्स्ट इसकी लेनी है, का मल्टीप्लाई रो फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई करना। रो फर्स्ट लो भाई a11, ये फर्स्ट रो, इसकी रो फर्स्ट है 1 2 और इसकी है 1 2 दोनों सेम नहीं। चलो यहाँ पर कोई चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब चेंज होना चाहिए। ये 2 1 ले लेते हैं, ये 2 ये 1। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई 4, सॉरी पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई 2 और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई और बीच में एडिशन का सिंबल 2 into 1 2 भाई 1 into 2 2 2 into 1 2
2 + 2 4, पहला एलिमेंट मतलब a11 की वैल्यू आई है 4। आ जाओ, अब आपको निकालना है मान लो a12, मीनिंग क्या है, पहला का तो रो फर्स्ट लेना है और दूसरे का रो सेकंड। रो फर्स्ट बताओ भाई कहां है, रो फर्स्ट 1 2, दूसरे का रो सेकंड बताओ भाई 3 और 5। अब आ जाओ, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई 3, 2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई 10, कितना है भाई 30। बात समझ में आ गई होगी तुझे? आ जाओ, अब आ जाओ a13, सॉरी 13 नहीं नहीं 21, मतलब रो सेकंड पहले का और दूसरे का रो फर्स्ट। रो सेकंड बोलो भाई, रो सेकंड यहां पर है 4 और 3, और यहां पर है रो फर्स्ट 2 1, मल्टीप्लाई करो फर्स्ट का फर्स्ट के साथ 8, सेकंड का सेकंड के साथ 3 11। समझ आ रहा होगा मेरे हिसाब से। a22 के बारे में बात करते हैं, मतलब रो सेकंड लेना है फर्स्ट डिटरमिनेंट का, रो सेकंड लेना है सेकंड डिटरमिनेंट का। रो सेकंड 4 और 3, रो सेकंड 3 और 5, मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से किया 12 प्लस 3 को 5 से किया 15। ध्यान है स्टूडेंट, अगर माइनस होता तो सिंबल के साथ मल्टीप्लाई करनी है। 15 और 12 27, सारे एलिमेंट आ गए। इसका मतलब इस जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई, एक बार ध्यान से देखना। डिटरमिनेंट के अंदर जो डिजिट्स आई वो क्या है, 4 13 11 और 27, ये अपने पास है। एक बार ये है, एक बार हम दूसरे मेथड से और ट्राई करते हैं कि निकलेगा कैसे। अब मैं जो बता रहा हूं इसी मेथड से बताऊंगा, रो बाय कॉलम से बता रहा हूं, कॉलम बाय कॉलम आपको करना है भाई। कॉलम बाय कॉलम का मतलब a11 का मतलब क्या होगा, कॉलम फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई। a12 का क्या होगा, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, कॉलम सेकंड को कॉलम फर्स्ट से, कॉलम सेकंड को कॉलम सेकंड से, ये नहीं बता। अब मैं रो बाय कॉलम का फॉर्मेट बता रहा हूं, रो बाय कॉलम। आइए, मेरे को निकालना है a11, मीनिंग साफ है फर्स्ट रो, क्योंकि रो बाय कॉलम ले रहे हैं, फर्स्ट की रो लेनी पड़ेगी। रो फर्स्ट अपने पास है 1 और 2, लेकिन कॉलम लेना है सेकंड का, तो कॉलम सेकंड का कौन सा, फर्स्ट कॉलम, तो 2 और 3। ध्यान से देखो, रो बाय कॉलम, पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो इसका ये हो गया, कॉलम फर्स्ट रो का ये हो गया और कॉलम फर्स्ट ये हो गया, ये लिख दिया। अब मैंने बताया था फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, इसको इससे 2 प्लस इसको इससे 6। ध्यान से देखो, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है और इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है और टोटल आया 8। अच्छा, आगे चेक करते हैं। 8 2 1 सॉरी 1 2 में फर्स्ट रो और कॉलम सेकंड ले लो। कॉलम सेकंड कौन सा है, 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 1 से 1 और 5 का 2 से 10, टोटल आ जाएगा 11। एलिमेंट मेरे हिसाब से ठीक है। 821 करो, 821 में सेकंड रो 4 3, लेकिन कॉलम फर्स्ट नहीं, कॉलम फर्स्ट 2 3। सोल्व करो, 4 into 2 8 प्लस 3 into 3 9, 9 plus 8 17, ठीक है। अच्छा, 822 करो, 822 4 3 और 1 5, ये आएगा 4 plus 15, मतलब ओवरऑल आया 90। अब स्टूडेंट इसके हिसाब से जो डिटरमिनेंट की वैल्यू बनेगी, जो डिटरमिनेंट बनेगा वो डिटरमिनेंट ये बनेगा 8 11 17 और 9। लेकिन एक बार चेक करते हैं वैल्यू क्या पता दोनों की सेम ही आ रही है। 27 को 4 से 4 7 28 2 जब में 8 10 108 माइनस 11 33 11 11 ये आ गया, और 143 में से 108 12 नहीं 13 माइनस 8 5 और 2 नहीं 3 और ये आ जाएगा माइनस का 35। एक बार ये और चेक करते हैं। 19 8 जा 171 माइनस 17 1 जा 17 17 11 और 7 18। यहाँ 187 माइनस 177 6 कुछ तो
Sorry student, there is a mistake. Mistake 19 multiply 8. 19 into 8, that is 152. There is a small mistake. And it will gives 152 minus 187, it will gives minus 35. तो स्टूडेंट आपने क्या विजुअलाइज किया कि हम चाहे रो बाई रो को रो से मल्टीप्लाई करने वाला मेथड लगाएं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे -35। रो बाई कॉलम वाला मेथड लगाएं, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे वो भी -35। मतलब मेथड सेम है, लेकिन स्टूडेंट आपको जो मेथड यूज करना है वो ये मेथड यूज करना है। 100% ये मेथड यूज करना है। डिटरमिनेंट में आप कोई भी मेथड यूज कर ले, लेकिन मैट्रिक्स में फिर आगे जब यूज करेंगे तो रो बाई कॉलम का ही यूज करना पड़ेगा। मैं एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जल्दी जल्दी करना क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। डिटरमिनेंट जो भी हो, यहां पर 2 क्रॉस 2 का है तो ये लिख दो, 3 क्रॉस 3 का है तो a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। गॉट इट। 4 वेज है, रो बाई रो, कॉलम बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, कॉलम बाई रो। मैंने 2 मेथड बताए आपको, रो बाई रो एक्सप्लेन किया और रो बाई कॉलम किया है। रो बाई रो में हमने लिखा a11 को क्या लिख सकते हैं, r1 into r1, 1 और 1 ये है, ये r1 है फर्स्ट डिटरमिनेंट का, ये r1 है सेकंड डिटरमिनेंट का, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई, बीच में एडिशन। ध्यान रहे एडिशन चेंज भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू, अगर यहां पर सिंबल्स नेगेटिव हुए तो, मतलब नंबर्स को उनके साइन के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। a12 का मतलब r1 into r2, r1 फर्स्ट डिटरमिनेंट का, r2 सेकंड डिटरमिनेंट का, चेक कर सकते हो। इसी तरीके से ये वैल्यूज निकाली, वैल्यू रखी, सॉल्व किया, -35 आया। a22 में सॉरी रो इनटू कॉलम में क्या करना है, फर्स्ट डिटरमिनेंट के मतलब पहले जो वैल्यू है वो रो की होंगी, दूसरी वैल्यूज है वो कॉलम्स होंगी। पहले अब देखो a11 का मतलब है रो फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, रो फर्स्ट ये रहा, कॉलम फर्स्ट ये रहा, हो गया। इसी तरीके से रो फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, रो सेकंड को कॉलम फर्स्ट से, रो सेकंड को कॉलम सेकंड से। गॉट इट। अब कोई स्टूडेंट अगर कहना चाहे सर मैं कॉलम बाय रो कैसे लगाऊंगा, अगर आपको कॉलम बाय रो मेथड लगाना है तो आपको करना क्या है, कॉलम बाय रो भी अगर लगाना पड़ रहा है तो ये लो भाई कॉलम बाय रो भी लगा के दिखा देते हैं, चारों मेथड ही हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो भाई कॉलम बाय रो, कॉलम बाय रो देख लो। a11 का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब रो फर्स्ट, सॉरी कॉलम बाय रो लगा रहे हो, कॉलम फर्स्ट, और इसका मतलब रो फर्स्ट। कॉलम फर्स्ट कहां है, कॉलम फर्स्ट ये रहा 1 4, और रो फर्स्ट कहां है, रो फर्स्ट ये रही 2 1। अब मल्टीप्लाई कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स को, 1 को 2 से 2 प्लस 4 को 1 से 4, 2 प्लस 4 6। ओके स्टूडेंट। इसी तरीके से a12 कैलकुलेट करो, a12 कॉलम बाय रो लगा रहे हो तो कॉलम फर्स्ट 1 4, रो सेकंड 3 5, रो सेकंड यहां पर 3 5, ठीक है। सॉल्व करो, 1 into 3 3, 4 into 5 20, ओवरऑल आ गया 23। a21 रो कॉलम सेकंड लेंगे 2 3, और रो फर्स्ट लेंगे 2 1। सॉल्व करो, 2 into 2 4 प्लस 3 into 1 3, 4 plus 3 7। इसी तरीके से a22 रो सेकंड सॉरी कॉलम सेकंड, यहां पर कॉलम बाय रो लगा रहे हैं, ये कॉलम सेकंड रो फर्स्ट, कॉलम सेकंड 2 3 है, ध्यान से देख लो, रो फर्स्ट इसमें 2 1 है, लेकिन रो से सेकंड चाहिए तो ये 3 5 है, ध्यान से देखो। 2 into 3 6 प्लस 3 into 5 15, 21 आ गया। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट, रिक्वायर्ड डिटरमिनेंट बना 6 23 7 और 21। एक बार इस डिटरमिनेंट की वैल्यू भी चेक करते हैं, 6 into 21 6 और 12 माइनस 7 into 23 7 के 21 2 7 दूनी 14 और 2 16। ध्यान से देखो स्टूडेंट, माइनस का 35 ही आ रहा है यहाँ पर भी। मेरे हिसाब से आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से आप फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। अब अगर कॉलम बाय कॉलम की बात करना चाहो तो यहाँ कॉलम बाय कॉलम में कर क्या होगा, क्या फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड को फर्स्ट कॉलम को सेकंड से, कॉलम सेकंड को कॉलम फर्स्ट से, कॉलम सेकंड को कॉलम सेकंड से। पहले जो कॉलम लिया जाएगा वो फर्स्ट डिटरमिनेंट से, दूसरा जो कॉलम लिया जाएगा वो सेकंड डिटरमिनेंट से। गॉट इट। ये फॉर्मेट था डिटरमिनेंट सोल्व करने का।
एक अगर आपको डाउट हो तो 3 क्रॉस 3 के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको खुद से ट्राई करने हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, उस होमवर्क को सोल्व करके चारों मेथड से सोल्व करके आपको मेरे पास भेजना है, चारों मेथड ध्यान रखना। या फिर हम इसमें 2 वैल्यूज निकलवाएंगे, बाकी वैल्यूज आपको निकालनी है। होमवर्क भी है, हाफ होमवर्क आपका है, तो ध्यान से देखना। 1 2 -1 0 3 5 -1 2 और 3 डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करना है। 3 2 4 3 -1 0 0 7 2 ये डिटरमिनेंट है, आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। अब मेरे को एक बात बताओ, स्टूडेंट अगर 3 क्रॉस डिटरमिनेंट को 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ये तो कंफर्म हो गया 3 क्रॉस 3 का आएगा, जिसकी एंट्री A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33 यही आएंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये एंट्री आएंगे तो मैं अपना मेथड लगा रहा हूं रो बाई कॉलम का। रो बाई कॉलम का लगाएंगे, A11 का मीनिंग होगा रो फर्स्ट को कॉलम फर्स्ट से मल्टीप्लाई करो, यही होगा रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट। अब मेरे को बताओ रो फर्स्ट क्या है, रो फर्स्ट है 1 2 -1, कॉलम फर्स्ट क्या है 3 2 और 4। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई बीच में एडिशन का सिंबल, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4। ध्यान से देखो +4 -4 कैंसिल आउट, यहां पर 3 आया। मान लो इसी तरीके से मेरे को, मैं कुछ एलिमेंट्स निकाल के बता रहा हूं, बाकी आपको खुद करने हैं। मान लो A23 निकालना पड़ेगा, इसका मतलब क्या है रो सेकंड को कॉलम थर्ड से मल्टीप्लाई करो। रो सेकंड बताओ स्टूडेंट 0 3 और 5, कॉलम थर्ड बताओ, कॉलम थर्ड इधर देखेंगे 4 0 और 2। ध्यान से देखो 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को इस 0 से, देखो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से। 3 को 0 से किया 0, 5 को 2 से किया 10, मतलब यहां वैल्यू आई 10। गॉट इट। इसी तरीके से एक और एलिमेंट A32 लो, A32 में हमें पता है रो 3 को कॉलम सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे, भाई रो बाई कॉलम ही लगाना है, ये समझ लो। अच्छा अब बताओ रो 3 को कॉलम सेकंड से, रो 3 हमारे पास है -1 2 और 3, कॉलम सेकंड हमारे पास 2 -1 और 7। स्टूडेंट ध्यान से देखना, -1 को 2 से किया -2 प्लस 2 को -1 से किया -2 प्लस 3 को 7 से किया 21, तो भाई माइनस का 4 प्लस का 21, यहां पर आ गया प्लस का 17। मेरे हिसाब से आपको एलिमेंट्स निकालने आ गए होंगे, और ये वैल्यू रख के, सभी वैल्यू रख के 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को आप सोल्व कर सकते हैं। गॉट इट। इसका यूज होगा डायरेक्टली कुछ क्वेश्चंस में। तो आपका होमवर्क आज का क्या है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को 3 क्रॉस 3 के डिटरमिनेंट को एक तो रो बाई कॉलम मेथड से निकालोगे। चलो आप रो बाई कॉलम मेथड से इस कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करके लेके आओ। पहले इनका रो बाई कॉलम से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकालोगे, फिर उसके बाद जो डिटरमिनेंट आएगा उसकी वैल्यू निकाल के लेके आओगे। ये आपका आज का होमवर्क है। गॉट इट स्टूडेंट। तो आज के लिए मेरे हिसाब से बहुत है, बाकी कुछ क्वेश्चंस कुछ थोड़ा बहुत फॉर्मेट, बेसिक फॉर्मेट और बचा है, लगभग चैप्टर कंप्लीट होने को ही चल रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।